जी हैं। डॉक्टर अविनाश जी जो हैं वो उन्हें 20 साल से ज़्यादा का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। इस इंडस्ट्री में इन एंड आउट उन्होंने सभी जगह काम किया है, नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर इन्हें है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे पर्सपेक्टिव को ये बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। सो डॉक्टर अविनाश, आज आपने आपका समय दिया हमारे चैनल के लिए, हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सो अविनाश जी, आज हम जो आपसे बात करना चाहते हैं, जिस 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 टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे वो ये कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन आईटी इंडस्ट्री। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि जो नए नए लड़के हैं लड़कियां हैं जो आईटी इंडस्ट्री में आते हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या चांसेस होते हैं आईटी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के, आप देखोगे तो आज के ज़माने में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस भारत भर में है, जितने स्टूडेंट्स आजकल ये शिक्षा लेते हैं, सबका एक्चुअली फैमिलीज़ का अपेक्षाएँ रहती है कि मेरा बच्चा ये पढ़ के अच्छी कंपनी में प्लेस हो। और जी। उस जब ये होता है तब उनका व्यू बहुत लिमिटेड होता है कि भैया ये एक्चुअल फील्ड में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और मेरे बच्चे को ये सब, ये कॉलेज या ये शिक्षण संस्थाएँ हैं, वो दे पाएँगी या नहीं? और जो शिक्षण संस्थाओं का जो रुख औद्योगिक संस्थाओं की तरफ है, वो सीधी तरह है या नहीं? तो क्या होता है ना कि बेसिकली आजकल एडमिशन देने के लिए इनका बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है कि वो अरे कोई भी एडमिशन ले सके, मतलब 40-45%, 50% मार्क्स हो तो भी उनको इंजीनियरिंग को एडमिशन मिल जाती है। जब वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई करके सब कुछ इंजीनियरिंग ये भी कर लेता है, लेकिन जी। जब वो जॉब में जाना चाहता है, तो आप देखोगे कि आईटी इंडस्ट्री का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम बच्चों को 60% मार्क्स हो। कुछ कंपनियां वो रिलैक्स करके 55 तक का तो मतलब हो जाती है, बट अगर तुम्हारा परसेंटेज उतना नहीं है तो तुमको बेसिकली पहले ही स्टेप पे तुम कितना भी तुम्हें अच्छा जानकारी हो, ज्ञान हो, लेकिन आपको वो फील्ड में आने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जब आपके ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक क्राइटेरिया में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आपको पहली तरफ सोचना चाहिए कि ये होने के बाद मुझे ये नौकरी मिल पाएगी या नहीं। जी। तो आपको जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो है बहुत बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कम मार्क है तो आप नहीं जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसके बाद फिर अलग अलग क्षेत्र की सोच होनी चाहिए कि हाँ, अगर ये मुझे नहीं होता है तो मैं ऑप्शंस मेरे लिए क्या है। आज क्या होता है ना कि जब औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है कि जब कॉलेज से बच्चा बाहर पास आउट हो, तो जब इंटरव्यू प्रोसेस में जब होती है तो उनको जो क्राइटेरियाज है बहुत बहुत सीधे साधे हैं। उनको कोई बड़ा उसको जावा का एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, उन्हें कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि बच्चे अच्छा कम्युनिकेट कर पाए। मेरे सब बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, तो जब उससे करेगा तो वो बच्चा अंग्रेजी में अच्छी तरह बात कर पाए, उसके जो विचार है वो बता पाए, उसको जो एनालिसिस स्किल्स है कि आज हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, इसको हम लोग कैसे हल कर पाए, उसे हम कंप्यूटर्स में कैसे सॉल्व किया जाए, उसको बिजनेस का सॉल्यूशन क्या हो, ये सब एक्सपेक्टेशन है जिसे ये बहुत इंडस्ट्री चाहती है। जबकि हमारी शिक्षण संस्थाओं का देखोगे तो उनका कल पूरा इस पे है कि अरे बच्चों को एकेडमिक सिलेबस है, ये मेरे को उसको 10 सब ये है सब्जेक्ट वो सिखाने हैं, उनको कम से कम इतने मार्क्स लाने हैं और बस। शिक्षण संस्था ये नहीं सोचती है कि उनको इंडस्ट्री में जाने के बाद उनसे क्या अपेक्षाएं हैं इंडस्ट्री रखती है। तो ये जो गैप है, ये बच्चों को समझना चाहिए और ये बच्चों को समझने के लिए उन्हें जो एक्सपोजर है वो मिलना चाहिए कि हाँ इंडस्ट्री में राइट। क्या चाहिए, इंडस्ट्री में जो चाहिए वो कॉलेजेस के साथ। कॉलेजेस में क्या होता है, उनका जो एक साल रहता है वो 2 सेमेस्टर में ये हो जाता है। डिवाइड होता है, एक बराबर। सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में जाओगे तो 6 महीने का जो सेमेस्टर है उसमें एक्चुअली जो शिक्षा का जो ये है वो ज्यादा से ज्यादा 45 से 50-55 दिन के ऊपर नहीं होता है।
तो शिक्षण संस्था है वो 50-55 दिन के शिक्षण में उन्हें क्या क्या ज्ञान दे पाए हैं। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि आज शिक्षण संस्था है वो एक वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज है। उन्हें बाकी सारी जानकारी, उन्हें आज इतना इंटरनेट पे इतना कुछ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने उस पे बस डिपेंड नहीं होना चाहिए। उन्हें बाहर जाके सब सोचना चाहिए कि मुझे अगर कल जॉब चाहिए तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। दूसरी राइट और एक बात ऐसी है कि जब कॉलेजेस जो है, जब जॉब के बारे में बात करना चाहते हैं तो उनका जो टिपिकली प्लेसमेंट साइकिल है वो छठे सेमेस्टर या सातवें सेमेस्टर में होता है। तो उससे राइट बस 3-4 महीने पहले वो कॉलेजेस में क्रैश कोर्स करवाते हैं बच्चों को कि तुम इंटरव्यूइंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो ये कुछ सीखने के बाद ये 2 या 3 महीने की नहीं होती है। बच्चों को ये सब सीखना है, तब तुम इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हो, तभी तुम्हें सोचना चाहिए कि मुझे आगे जाके क्या करना है। अगर मुझे जॉब चाहिए तो ये जॉब में क्या रिक्वायरमेंट्स है और मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए। क्षेत्र कोई भी हो, हम लोग आज आईटी की बात कर रहे हैं, बट ये क्षेत्र कोई भी हो, सब क्षेत्र आजकल बड़े ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से जा रहे हैं। उन्हें राइट बहुत एक तकनीकी डेवलपमेंट बहुत सारी है। उन्हें सब वो सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, लेटेस्ट अपडेट्स होना चाहिए, उसके बाद वो तैयारियां करनी चाहिए। तो ये राइट बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है एम्प्लॉयबिलिटी। गवर्नमेंट काफी सारी कोशिश कर रही है। अभी नया एनईपी, नेशनल एजुकेशन राइट पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर राइट रहे हैं। उसमें भी काफी सारे वो मतलब करिकुलम जो है उनका उनका फोकस है कि भैया इंडस्ट्री को एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को। तो उस तरीके से गवर्नमेंट का काफी सारा चल रहा है, लेकिन बच्चों को उस तरीके से अडाप्ट करना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। राइट स्पेशली मैं चाहूंगा कि जब रूरल टियर 2 टियर 3 सिटीज है, जहाँ एक्सपोजर बहुत कम मिलता है, वहाँ कॉलेजेस में इंडस्ट्री के साथ टाइप करके उनके उनको बुला के बच्चों को थोड़ा ज्ञान दे कि क्या है, कैसे होना चाहिए। तो बहुत आगे बढ़ के बच्चों के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। राइट जैसा आपने अभी एनईपी के बारे में बताया, नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि वो मार्क्स ओरिएंटेड फोकस को शिफ्ट करते हुए टैलेंट और स्किल ओरिएंटेड फोकस की एग्जैक्टली। तरफ जाए। और जो आपने एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने बताई यहाँ पर, वो ये कि आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स के थ्रू एक अच्छे प्लेसमेंट के गेट तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, पर उस गेट के अंदर जाने के लिए जो स्किल, जो एटीट्यूड, जो अप्रोच, जो आपको चाहिए, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सही। फिर वो डेवलप करने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा स्टेप लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, वो आपको दूसरों के मुकाबले स्टैंड आउट करेगा, और उसी की बदौलत आप फिर आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। बहुत सही कहा है, बहुत सही राइट। कहा। और मेरे ख्याल से आज आज जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होती है, और वो बहुत एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में आगे जाना होता है। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ को पता होता है। करेक्ट। राइट। बिल्कुल। आजकल के यूथ का मतलब जो जो मेरा अनुभव है, उस हिसाब से उन्हें अ, दो टाइप के यूथ देखे हैं कि एक जिन्हें सच में नौकरी की जरूरत है और वो नौकरी में बड़प्पन करना चाहते हैं, बढ़ती करना चाहते हैं। दूसरे टाइप के यूथ ऐसा है कि उन्हें बहुत चूजी होते हैं कि मुझे बस यही करना है, और ये जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही मैं उसमें काम करूंगा। तो इस दोनों टाइप के यूथ को देखोगे ना, तो आजकल मतलब जॉब के हिसाब से या उनके करियर के हिसाब से कौन सही कौन गलत, ये हम नहीं कह पाते, क्योंकि हम्म। दोनों को आगे करियर है, दोनों में से कोई भी आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन जो तुम्हारे सोच विचार है वो तुम्हें अपने रियलिटी लाइफ के रियलिटी से तुमको मैच करनी चाहिए। आज राइट मुझे क्या जरूरत है, मुझे फैमिली के लिए क्या जरूरत है, मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस हिसाब से मुझे क्या सोचना चाहिए और मुझे क्या अडॉप्ट करना चाहिए। राइट। मैं इसी टॉपिक से कनेक्टिंग एक और बात, अभी बात करते करते मेरे जहन में ही, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं। मैंने एक और चीज़ नोट करी है कि आज का जो यूथ है, वो जॉब करने के बजाय या जॉब लेने के बजाय जॉब देने में ज़्यादा बिलीव यस। करता है। मतलब वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज़्यादा उसका फोकस होता है,
और शायद इसी वजह से हमने ये देखा है कि पिछले डेकेड के अंदर, स्पेशली अगर लास्ट 5 इयर्स को कंसिडर करें, तो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एक फ्लो बहुत ज्यादा हुआ है, आया है। बहुत सही बात कही है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया कहो, या जो सोच है कि मतलब बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी चाहिए। आज आप कोई भी कॉलेज शिक्षण संस्था में जाओ तो अटल इनोवेशन लैब जो है, बहुत सारे कॉलेजेस में राइट। सेटअप हुई है, और वो बच्चों से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ नया सोचे, नया आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए। आप बस यही पुराने जमाने में जैसे होता था कि अरे आप एक बैंक का एडवर्टाइज आया है, आप बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बैंक का एग्जाम दो और बैंक में जॉब पाओ, उसके लिए वो उस टाइम पे वो बहुत बढ़िया माना जाता था। लेकिन आजकल के जमाने में बच्चे लोग काफी इनोवेशन, नए सोच में जाते हैं, और उन्हें गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए तो वो आज बहुत चमत्कार दिखा सकते हैं। राइट। और इसके अंदर जो आईटी सेक्टर है इंडियन, वो उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बहुत सही है। आईटी सेक्टर आज देखोगे तो 38% ऑफ द जॉब्स आजकल के जमाने में आर टिपिकली इनटू आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि राइट। उसने भारतीय इकोनॉमी के लिए ये काफी सारा मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंग बना रखा हुआ है आईटी का। राइट। तो डॉक्टर अविनाश जी, मैं आपसे इसी से रिलेटेड एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो वर्ल्ड में बेस्ट क्यों कंसिडर किया जाता है? ये एक्चुअली मैं थोड़ा एक 20-25 साल पहले से बताता हूँ कि जी जी, आईटी एरा जरूर। कैसे हुआ है। क्योंकि आपने जब 20-25 साल पहले से आपकी जर्नी स्टार्ट करी होगी, हाँ, तो आपने एक बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है इस पूरे सेक्टर देखा है, में। करेक्ट। आप 90s में देखोगे तो उस वक्त जब बाहर देशों में इंडिया में से काफी नॉलेजेबल इंस्टीट्यूट्स ने अडॉप्ट किया था, तब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को इसका बहुत सारा श्रेय दे जी, देना चाहता हूँ कि बराबर। उन्होंने इंडिया में काफी जल्दी आईटी का नॉलेज का एजुकेशन का बेस बनाया था। तो उस वक्त जब इंडिया से जब लोग तैयार हो रहे थे, तब बाकी बाहर के देशों में वो नॉलेज बहुत कम था, और उस वक्त ये सारे ज्ञान वो लोग को इजी जॉब मिलते गए। तो उस जमाने में इंडिया से काम होना कम होता था, हमारे यहाँ से लोग वहां जाते थे, वहां जाके काम करते थे। आप लेट 90s अर्ली 2000 उस देखोगे तब Y2K का बड़ा एरा आया। राइट। तो Y2K के एरा में क्या हुआ कि सब लोगों ने देखा कि अरे ये एक पैटर्न का काम है, इसे मुझे कोई आदमी ऑन साइट नहीं चाहिए या हमारे देश में नहीं चाहिए, ये वो देश से हो सकता है। तो उस वक्त आउटसोर्सिंग का जमाना चालू हुआ, जी। तो काफी तरह से काफी सारे जॉब्स आउटसोर्स होते गए, और उस वक्त भारत देश ने काफी सारा अहम ये किया कि हम लोग यहाँ बैठ के आपका काम करवा सकते हैं। ये जो विश्व को हमने जो कॉन्फिडेंस दिलवाया, तो वो आउटसोर्सिंग का पहला बेस था। उसके बाद पूरा शिफ्ट हुआ कि अरे आजकल हम लोग फिर ऑन साइट ऑफशोर मॉडल कर पाए, कुछ लोग यहाँ पे कुछ वहां पे, वो कोऑर्डिनेशन हो वक्त का, क्योंकि भारतीय मैन पावर जो है वो 24 घंटा काम करने को तैयार है, तो वहां से उन्हें वो भी अच्छी तरह से ये हुआ कि मुझे जब चाहिए तब मुझे कोई आदमी है वहां पे अवेलेबल जो जिससे मैं बात कर पाऊं। राइट। वहां से एरा चालू हुआ। तो अभी आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो 90 to 95% आदमी लोग उनका ये है कि वो इंडिया से हो। हम्म। तो ये आउटसोर्सिंग एक क्षेत्र बन गया। लेकिन आउटसोर्सिंग में ऐसा नहीं है कि बस हम लोग बैक ऑफिस का काम भारत में आया है। भारत में इतना अलग अलग तरीके का काम आया है, क्योंकि बस यहाँ पे जो नॉलेज बेस है, जो स्किल लेवल्स है, वो दुनिया में किसी अलग बाकी कंट्री में इतना ये नहीं है। हम जहाँ हम बात कर पाए, जब चाइना की बात करते हैं, चाइना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका लैंग्वेज बैरियर है, हम्म। जो भारत में सबसे बेहतर होता है। तो जो इसमें जो हमारे जो स्टूडेंट्स और जो युवा है, उन्हें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, हम्म। और जो ज्ञान है, उनकी जो इनोवेटिव थॉट्स प्रोसेस जो है, वो काफी अहम मानती है, और इसमें काफी सारा रोल प्ले करती है। तो जो आउटसोर्सिंग जो है, या जो भारत का जो तरक्की हुआ है,
जो पहले जब देखा जाता था कि हाँ भारत से हम लोग ज्ञान वाले लोगों को हम लोग ले, सेकेंड फेज में हुआ कि चलो भारत का ज्ञान हम लोग ऑन ऑफ में मिक्स करके यूज करें। और आज जो है तो हम लोगों ने इतना बड़ा एस्टेब्लिश किया हुआ है कि ये सब बातें हम लोगों को अभी सब बड़े कोई भी क्षेत्र हो, उसमें से डेटा एनालिटिक्स हो, क्लाउड प्लेटफॉर्म हो या साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब एक्सपर्टीज हमारे पास भारत में है और वो हम लोग भारत से पूरी दुनिया में दे पाते हैं। तो आज हमारी जो मान्यता है वो इट इज नो मोर जो कम पैसों में करवाने वाला से ज्यादा हम लोग ज्ञान और नॉलेज और स्किल और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, ये 4-5 हिस्सों में हम लोग आज वर्ल्ड में फेमस है। राइट, गुड। आपने बहुत एक अच्छे से पूरे 20-25 सालों की जर्नी को समराइज किया, और इससे आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स होंगे उनको एक पूरी एक जर्नी में किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है आईटी इंडस्ट्री, वो चीज़ें उनको समझ में आई होगी। और मेरे ख्याल से जो लेट 90s और अर्ली 2000 का स्टेज था वो एक ब्रेन ड्रेन का स्टेज था, कि जब भारत बराबर। से टैलेंट बाहर जाया करता था। पर जब हम उसके नेक्स्ट डेकेड में पहुंचे तो वहां पर एक ये स्टेज चालू हुआ कि अब वो जो ब्रेन ड्रेन हो चुका था वो अब वापस भारत में आने लगा, आने और लगा है। सबको ये समझ में आने लगा कि नहीं, अब यहाँ पर जो टैलेंट पूल है वो टैलेंट पूल कहीं और नहीं मिल रहा है, और ये काम हम वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, तो क्यों ना हम हमारे घर में ही बैठ के करें बजाय विदेश में कहीं जाकर बैठ के करें। जाके तो इस वजह बहुत से सही। जो लोग बाहर गए हुए थे वो शायद वापस हमारे यहाँ आना चालू हुए। और जो टेक्नोलॉजी का जो इवॉल्वमेंट हुआ इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, उस टाइम ड्यूरेशन बहुत सारे नए नए एवेन्यूज भी खुले। जैसे मैं देखता हूँ हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा आईटी का एक रिवॉल्यूशन हुआ है। फिर आपने डेटा साइंस बताया, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इवॉल्व स्टेज हुआ है या इवॉल्व इंडस्ट्री हुई है। फिर जो डेटा एनालिटिक्स हुआ, फिर और भी जैसे अपना एंटरप्रेन्योर काफ़ी नए निकले। फिनटेक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके अंदर बहुत अच्छे से काम हुआ है, भारत में बहुत अच्छे से काम हुआ है। सो सही है। राइट, सो आई थिंक इन कंटिन्यूशन जो आपने कहा उसमें अगर ये बात ऐड की जाए तो ये एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म एक वर्ल्ड को भारत ने दिया है कि आपकी प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन हमारे पास है, आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है। पास है, बहुत सही है। और इसमें और एक मैं बताता हूँ कि ये फील्ड में जो ड्राइवरलेस कार जी। आज जो चल रहा है पूरा उस पर संशोधन, उसमें काम करने वाले 80% लोग भारतीय हैं ओह ग्रेट। आज पूरे दुनिया में। तो ये जो सबसे नया जो इनोवेशन चल रहा है हम्म उसका सक्सेस आपको अगले 4-5 साल में दिखेगा। लेकिन ये जो चल रहा है बहुत बढ़िया है। अब राइट। अगले और आई एम श्योर कि जितनी वर्ल्ड की हम लोग अगर टॉप 50 आईटी कंपनीज उठा लें, उन आईटी कंपनीज में लगभग लगभग आपको 20% वर्कफोर्स इंडियन वर्कफोर्स ही मिलेगी, और यस, वर्ल्ड के टॉप कंपनीज को इंडियन ओरिजिन के लोग ही लीड कर रहे हैं। बहुत सही है। राइट। आज मतलब जो उन्हें भारतीय आदमी मतलब इसमें क्या दिखता है तो स्किल्स है उसमें, नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कैपेसिटी है, उन्हें बिजनेस एक्यूमेंट जो बोलते हैं वो है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं। तो ये सब उन्हें एक कंट्री से मिल पाता है और वही हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। राइट, बिल्कुल सही। इसी से रिलेटेड एक और बात मेरे ध्यान में आती है कि क्या भारत में बाहर की कंट्रीज के या बाहर की बड़ी कंपनीज को भारत में आना और भारत से काम करवाना, ऑफ कोर्स उनको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, पर क्या सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही एक रीजन है कि वो भारत में आते हैं? नहीं नहीं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज है, जब जब आप जाओ वियतनाम जाओ, इंडोनेशिया जाओ, चाइना जाओ, ये सब कंट्रीज में कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे से बहुत ज्यादा है। आज मैन पावर कॉस्ट जो इंडिया में 1980 85 में जो थी और आज जो हमारी मैन पावर कॉस्ट है उसमें हम लोग काफी बढ़ गए। मतलब आज अगर देखोगे तो हम भारतीय किसी इसकी सैलरी और यूएस में बैठे हुए किसी की सैलरी, आप लोकल इन्फ्लेशन छोड़ो,
तो इट्स एट पार। आज मुझे भारत में बैठ के जितना ये है उतना वो मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं, तो उतनी मुझे सैलरी मिलती है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो मैन पावर कॉस्ट के हिसाब से है तो वो बहुत ज्यादा नहीं रहा है। लेकिन भारतीय आदमी में जो कैपेसिटी है, जो नॉलेज है, जो आज बाहर का आदमी जो काम 10 या 12 घंटे में करता है, वो देखोगे तो अपना भारतीय आदमी 6 या 7 घंटे में कर पाता है। राइट। 6 या 7 घंटे में क्यों कर पाता है? तो उसकी जो थिंकिंग पावर है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो उसे काम बहुत ये करता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि वो बहुत जल्दी वो कर पाता है। उनको जो एक्सपोजर मिला है, जो अभी गए 8-10 सालों में जिन्होंने जो जो इंडस्ट्री देखी है, तो वो उनका जो नॉलेज के हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत बढ़िया कर पाते हैं। तो उन्हें क्या मिलता है कि ओके, तो मुझे कॉस्ट में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन वो काम मेरे जो वक्त के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्दी काम हो सकता है, वो क्वालिटी में हो पाएगा। जो मेरा जो बिजनेस है उन्हें उनके समझ है, तो मुझे ज्यादा वक्त देना ना पड़े उनके ऊपर। नहीं तो बाकी सारी कंट्रीज में क्या होता है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस कारण से उनका जो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। राइट। तो ये सब चीजें हैं वो काफी मायने रखती है जब कोई भी एक आउटसोर्सिंग काम हो या कुछ भी हो, तो वो उस हिसाब से काफी फर्क पड़ जाता है। राइट। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मुझे एक चीज जो जो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट हुई वो ये कि जो इंडियन आईटी सेक्टर का या इंडियन यूथ का जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो अनमैचेबल है और वो कहीं और मिलना मुश्किल है। और बहुत इसी वजह से लोगों का एक जो फोकस है वो इंडियन सेगमेंट पे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री पे है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ से काम करें। करेक्ट। आप अभी राइट। जाओ तो देखो अपने कॉलेजेस में जो हैकेथलॉन होता है उसका क्वालिटी देखोगे, राइट। तो जो इस तरीके से जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो आउटपुट देखोगे तो इट्स जस्ट अमेजिंग। राइट। मतलब कोई भी कंट्री में आप मैच नहीं कर पाओगे। आपको अभी जो यूएस में जाओ तो एजुकेशन सिस्टम्स में काफी सारे फैसिलिटीज है, उनका लैब स्ट्रक्चर बहुत है, उनके पास काफी सारे अच्छे प्रोफेसर्स भी है, लेकिन जो सीखने को अपने यहाँ पे मिलता है उतनी सोच समझ सीखने की जो कैपेसिटी है वो काफी सारी इंडिया में आज अवेलेबल है। राइट। और एक और शिफ्ट जो मैंने पिछले 5-6 सालों में देखा है वो ये है कि पहले जो होता था, पहले इंडियन आईटी इंडस्ट्री में वो काम आता था जो एक मोनोटोनस काम हुआ करता था, जो एक रिपीटेटिव काम हुआ करता था। बराबर। इनोवेटिव काम जो है वो इंडियन आईटी इंडस्ट्री में कम आता था पहले, अर्ली 2000 या लेट 90s में। पर अगर हम करेक्ट। पिछले 10 सालों की बात करें तो यहाँ पर इनोवेटिव काम बहुत ज्यादा आ रहा है और हो भी रहा है। हो भी रहा है, बहुत सही कहा आपने। आजकल सब जो नए इन्वेंशंस है, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो फोकस है, आज सब बड़ी कंपनी जाओ तो सबका R&D जो है वो इंडिया से चलता है। राइट। अभी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का भी R&D सेंटर इंडिया से चलता है। तो उनका जो 60-70% जो नया इनोवेशन जो चल रहा है वो इंडिया से हो रहा है, वो इंडिया राइट। इंडिया के लोगों से हो रहा है। राइट। गुड। आपसे 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 बात करके, इन सब चीज़ों के टॉपिक पे बात करके, आपका नॉलेज सुन के, और आई एम श्योर व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आपने आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर इन फ्यूचर भी आपसे ऐसे ही किसी अच्छे इनोवेटिव टॉपिक पे ज़रूर बात होती रहेगी। जरूर, जरूर, पक्का। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।